दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 14 टू सेक्शन 20 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 14 क्या कहता है। इससे पहले के जितने सेक्शंस हैं वो सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर रखे हैं। अगर आपको वो सेक्शंस देखने हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नाम से वो मिल जाएंगे, वहाँ पे आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। देखिए, सेक्शन 14 जो है वो बात करता है निगोशिएशन के बारे में। निगोशिएशन का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है। अगर हम इसको बेरेट की लैंग्वेज में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या बोलता है, व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। हमें इतना पता है, यहाँ तक हम पहुंच गए कि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। तो जब इन तीनों में से किसी को भी इस ट्रांसफर टू एनी पर्सन, जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर देयर ऑफ, ताकि वो व्यक्ति जो है इस इंस्ट्रूमेंट का क्या बन जाए, होल्डर बन जाए। अब होल्डर कौन होता है, इसके ऊपर हम जब डेफिनेशन वाला सेक्शन समझा था वहां पे समझा था कि होल्डर का मतलब क्या होता है। द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी निगोशिएटेड। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, निगोशिएट हो गया। मतलब कि जब हम एक इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, उस व्यक्ति को क्या बनाने के लिए, होल्डर बनाने के लिए, तब हम उसको निगोशिएशन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो निगोशिएशन हो रहा है, जो हम निगोशिएशन कर रहे हैं, किस तरीके से होता है। इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। या तो एक इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर पेबल टू ऑर्डर होता है। बियरर होता है या पेबल टू ऑर्डर होता है। तो जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अगर आपको नेगोशिएशन करना है, उसको अगर आपको ट्रांसफर करना है, तो किस तरीके से ट्रांसफर होता है, सिंपल आप उसकी डिलीवरी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सिंपल डिलीवरी कर दीजिए। वो जो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, चाहे इनमें से कोई भी हो, वो ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब नेगोशिएट हो गया। लेकिन अगर वो पेबल ऑन ऑर्डर होगा तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी, एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी, और साथ में क्या करना पड़ेगा, उसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी, साथ में डिलीवरी करनी पड़ेगी। तब जो है वो नेगोशिएशन माना जाएगा। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये राइट है कि आप उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हो, बेसिकली वो दो तरीके से होता है। एक तो हमारा नेगोशिएशन होता है और दूसरा कैसे होता है, असाइनमेंट से। अब असाइनमेंट क्या होता है, ये हमें कहाँ पे दिया गया है, जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 13 ऑफ टीपीए। जब आप सेक्शन 13 पढ़ोगे टीपीए का, वहां पे बताया गया है कि असाइनमेंट क्या होता है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर हम नेगोशिएशन और असाइनमेंट के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें सेक्शन 14 समझ आ जाता है कि क्या होता है नेगोशिएशन का मीनिंग। फिर आते हैं हम सेक्शन 15 के ऊपर। सेक्शन 15 बात करता है एंडोर्समेंट के बारे में कि एंडोर्समेंट क्या होती है। एंडोर्समेंट का मतलब बहुत सिंपल सा मतलब है, जब व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन, मेकर जो बनाया है जिसने, या फिर जो होल्डर है उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, साइंस द सेम, क्या करता है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन कर देता है। अदरवाइज देन एज सच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ और ऑन द स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स देयर टू। वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक क्या है, आपका ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चेक है या कुछ भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है। तो वो क्या करेगा, निगोशिएशन करने के पर्पज से, किस पर्पज से, निगोशिएशन करने के पर्पज से, इसके बैक पे ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, या फिर इसके फेस के ऊपर ही, ठीक है, क्या करेगा, या फिर एक स्लिप के ऊपर इसके साथ एक ऐसे स्लिप लगा देगा, उसके ऊपर जैसे एक प्लेन स्लिप होगी उसके ऊपर, जो उसके साथ एनेक्स कर देगा और उसके ऊपर साइन कर देगा। और सो साइन फॉर द सेम पर्पस a stamped paper intended to complete as a negotiable instrument he set to endorse the same and is called the endorser। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, जब उसने इस तरीके की चीज कर दी, इसके ऊपर जो दो तीन तरीके मैंने बताए, एक पेपर के ऊपर या फेस के ऊपर या इसके बैक के ऊपर साइन करके एंडोर्स लिख दिया या साइन कर दिया, कि अब ये क्या हो गया, एंडोर्स हो गया। पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इज सेट टू एंडोर्स द सेम। तो ये मान लिया जाएगा कि उसने उसको एंडोर्स कर दिया, कि अब ये जिसको दे देगा ये उसका हो जाएगा, या फिर उसके ऊपर जब नाम लिख देगा तो फिर उस व्यक्ति को देगा तो ये उसका हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो ऑर्डर वाले होते हैं, जो ऑर्डर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं,
एंडोर्समेंट से। तो एंडोर्समेंट में क्या करते हो, आप इसको एंडोर्स करते हो, इस तरीके से साइन करते हो या उस व्यक्ति का नाम लिखते हो साथ में इसके ऊपर, और इसकी डिलीवरी उसको दे देते हो। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्या हो जाता है, निगोशिएट हो जाता है, आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो एंडोर्समेंट भी उसका एक तरीका है। और जो व्यक्ति इसको एंडोर्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सर। अब एंडोर्सर क्या होता है, यहाँ पे आपको समझ आ गया। और बाकी हमने बहुत डिटेल के अंदर, जहां पे हम पार्टीज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, प्रॉमिसरी नोट की, तो वहां पे हमने बहुत अच्छे से इनको और समझा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 16 के ऊपर। सेक्शन 16 बात करता है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड इन फुल एंडोर्सी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड इन फुल एंडोर्सी का मतलब, इफ द एंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली। अब मान लीजिए कि जो एंडोर्सर है वो क्या करता है, अपना नाम साइन करता है सिर्फ उसके ऊपर। उसने क्या किया, उसने सिर्फ अपना नाम जो है उसके ऊपर, इफ द एंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली द एंडोर्समेंट इज सेट टू बी ब्लैंक। भाई उसने ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट था, उसके ऊपर सिर्फ उसने अपना साइन कर दिया और आगे ट्रांसफर करने के लिए, तो ये क्या कहलाएगी, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक कहलाएगी। लेकिन अगर वो उसके ऊपर डायरेक्शन लिख देता है और अमाउंट मेंशन कर देता है कि इतना अमाउंट जो है इस व्यक्ति को देना है, जैसे ए का नाम यहाँ पे लिख दिया उसने और यहाँ पे अपने साइन कर दिया उसके ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा, एंडोर्समेंट इन फुल कहलाएगा। क्या बोल है, and if he adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to order of a specified person, the endorsement is said to be in full। तो अब ये कैसी एंडोर्समेंट है, फुल एंडोर्समेंट है। और जिस व्यक्ति के नाम जो उसने मेंशन किया इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसका नाम, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोर्सी बोलेंगे। जिसके नाम पे अब वो ट्रांसफर हो गया, क्या बोलेंगे, एंडोर्सी बोलेंगे। ठीक है। सबसेक्शन 2 बोलता है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू अ पेई शैल अप्लाई विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू एन एंडोर्सी। तो जो भी क्या कह रहा है कि जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, जो किससे रिलेटेड है, पेई से रिलेटेड है, वही सब अप्लाई होंगे किसके ऊपर, एंडोर्सी के ऊपर। जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैं उनके साथ, जो पेई मतलब कि जिसको पैसा मिलना है उसका, अब वो एंडोर्सी बन गया, एंडोर्सी को पैसा मिलेगा। तो जो पेई के जो यहाँ पे जितने भी प्रोविजंस होंगे वो सभी एंडोर्सी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैं उनके साथ। इतना हमें यहाँ पे बोला गया। फिर आते हैं हम सेक्शन 17 के ऊपर, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, जिनके अंदर कोई कंफ्यूजन हो। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कॉन्स्टिट्यूट ईदर एज प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपको पता नहीं चल रहा है इंस्ट्रूमेंट से कि ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप इसको कैसे भी ट्रीट कर सकते हो। द होल्डर मे एट हिज इलेक्शन ट्रीट इट आइदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शेल बी देयर फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। अब मैंने इसको एज अ ट्रीट किया बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं इसका होल्डर था, तो अब आगे भी अगर जिस किसी के पास ये जाएगा तो ये कैसे ट्रीट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही ट्रीट होगा। तो मेरी डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरी इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने इसको कैसे ट्रीट करना है। तो ये होता है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, जहां पे कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है। उसके बाद इसको अगर इलेक्ट कर लिया जाता है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर आगे उसको वैसे ही ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आता है वेयर द अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड। अब क्या होता है कई बार, जैसे अब आपका ये एक चेक है, यहाँ पे आपको वर्ड्स के अंदर अमाउंट लिखना है, यहाँ पे फिगर्स में लिखना है। अब क्या हुआ, अगर वो दो यहाँ पे अलग अमाउंट आ गया, यहाँ पे आपने अलग अमाउंट लिख दिया। इफ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स, द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स, तो जो आपने वर्ड्स के अंदर अमाउंट लिखा है वो शेल बी द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड। तो मान लिया जाएगा कि वो वाला अमाउंट पे करना है। यहाँ पे आपने 3000 लिख दिया वर्ड्स के अंदर, यहाँ पे फिगर्स में लिख रहे हो 3100, तो ये जो लिखा गया है ये माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। सेक्शन 19 बात करता है इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड की। जो इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, पेबल ऑन डिमांड होते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, क्या जिसके अंदर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि कब उसको पे करना है। एंड अ चेक आर पेबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा ही कैसे होते हैं, पेबल ऑन डिमांड होते हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट जिसके ऊपर कोई टाइम मेंशन नहीं किया जाता, वो कौन से होते हैं, पेबल ऑन डिमांड, की आप जब जाके डिमांड करोगे तभी आपको मिल जाएगा, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है कि 3 महीने बाद मिलेगा, तो फिर वो पेबल ऑन डिमांड नहीं, आपको 3 महीने बाद जाके लेना होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया तो वो क्या होगा, पेबल ऑन डिमांड होगा। जैसे चेक जो होता है वो हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 20 जो बात करता है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए व्हेन वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर टू अनदर पेपर स्टैम्प इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देन इन फोर्स। मतलब मान लीजिए जैसे ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, कुछ भी है, इस पे साइन करके मैंने ये इंस्ट्रूमेंट किसी को दे दिया, आगे इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और या तो मैंने इसको क्या किया, सिर्फ साइन करके पूरा का पूरा ऐसे दे दिया कि भाई अमाउंट भर लियो इसके अंदर, ठीक है, या फिर मैंने कुछ इसका जैसे नाम लिख दिया या कोई चीज छोड़ दी, जैसे डेट छोड़ दी, ऐसे कुछ भी कर दिया मैंने,
ठीक है, अमाउंट खुद भर लियो या कोई भी चीज है खुद भर लियो, कुछ भी उसको दे दिया इनकम्प्लीट, एक तरीके से मैंने उसको दे दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अब ये जो आगे क्या होगा, क्या बोलता है, ही देयर बाय गिव्स प्रिमा फेसाई अथॉरिटी। तो अब जब मैंने उसको ये दे दिया तो मैं उसको क्या दे रहा हूँ, प्रिमा फेसाई अथॉरिटी दे रहा हूँ टू मेक और कंप्लीट एज अ केस में भी, कि भाई जो मैंने छोड़ा है ना इसके अंदर ये अमाउंट ये भर लियो तू। अगर मैंने 10,000 बोला तो 10,000 भर लियो, अगर तू 10,000 से ज्यादा भरेगा तो को वो पेबल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अब ये जैसे मैंने इसको बोला 10,000 भरियो, वो क्या करता है यहाँ पे 11,000 भर के और आगे वो किसी को कंसीडरेशन के लिए गुड फेथ के अंदर वो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स की सारी कंडीशन होती है उसकी तरह उसके वो पूरा करते हुए उसको ट्रांसफर कर देता है। अब ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है यहाँ पे अब ये जो है 11,000 रुपये लेगा मेरे से, क्यों, क्योंकि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है और इसके ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। टू मेक और कंप्लीट एज अ केस में बी अपॉन इट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयरइन एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। भाई जितना अमाउंट बोलता है उससे ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन द पर्सन जो साइनिंग शैल बी लायबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी व्हेन ही साइन द सेम टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन उसको किसको पे करना पड़ेगा, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को करना पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट क्यों ना लिख दिया गया हो। Provided that no person other than the holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended to by him to be paid thereunder। तो यही बात यहाँ पे इसने बोली है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया सेक्शन 14 टू सेक्शन 20। आई होप आपको ये समझ आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, जिसको भी समझना हो उसके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।